कर्नाटक का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। सभी की निगाह इस बात पर है जनता क्या सोच रही है, ओपिनियन क्या बन रहा है। देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अपने खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान हमने देश के चुनिंदा बड़े पत्रकारों के साथ इस पर एनालिसिस की। साथ ही साथ में जनता की राय और स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के आधार पर भी बहुत सारे मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में 10 ऐसी बातें हैं जो कर्नाटक के असली ओपिनियन पोल को सामने रखती है। ओपिनियन पोल यानी जनता किन मुद्दों से प्रभावित हो रही है या कौन से मुद्दे बहुत भारी साबित हो सकते हैं कर्नाटक चुनाव के दौरान, खासतौर पर बीजेपी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 10 बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो बीजेपी की मुसीबत बना वो है अंदरूनी फूट। अब देखना होगा कि जनता की ओपिनियन पर इसका कितना असर पड़ता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही पार्टी में कलह हो गई। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने मौजूदा 11 विधायकों के टिकट काट दिए और उनकी जगह नए चेहरे उतारे। जयनगर सीट से बीजेपी नेता एनआर रमेश की जगह केसी राममूर्ति को प्रत्याशी बनाया। रमेश का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज हो गए। तो सिर्फ एक नेता नाराज नहीं होता है, उसके साथ में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी नाराज होते हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन तक करने लगे। ऐसे ही गोकक से विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जरकिहोली ने 2019 के ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन लोटस यानी सरकार जिस तरीके से बनी थी कर्नाटक में, इसको लेकर काफ़ी बातें होती हैं। ये टर्म भी कर्नाटक से ही निकली थी। उन्होंने भाजपा से अपने सहयोगियों के लिए कागवाड़, अथानी और बेलगाम ग्रामीण के लिए 3 टिकटों की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी मर्जी के मुताबिक टिकट नहीं दिए। ऐसे में वो नाराज माने जा रहे हैं। बेलगावी उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल बेनाके का टिकट काटे जाने से उनके समर्थक सड़क पर उतर गए। रामदुर्ग सीट से बीजेपी विधायक महादेवप्पा यादवाद का टिकट काटने से समर्थकों ने जमकर विरोध किया। रानीबेन्नूर से पार्टी एमएलसी आर शंकर टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अरुण कुमार को टिकट दिया। आर शंकर अब बगावत की राह पर है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बेलगावी का कुट्टी परिवार भी नाराज है। शिरहट्टी से विधायक रामप्पा लमानी का टिकट काट दिया गया, उनके भी बागी रुख देखने को मिले। कर्नाटक में बीजेपी पहले से ही कई आरोपों को लेकर सामना कर रही है, विपक्ष के आरोपों का, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब पार्टी नेताओं की बगावत ने चिंता और बढ़ा दी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने में देरी का बड़ा कारण राज्य में पार्टी के सबसे बड़े नेता येदुरप्पा की नाराजगी भी रही। ये तो एक मुद्दा है और ये कुछ नाम है। अब जगदीश शेट्टार के बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। उनकी नाराजगी तो सबसे ज्यादा भारी पड़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं। बहरहाल कुछ और मुद्दों की बात करते हैं। जो ओपिनियन की मैं बात कर रहा था, ये कैसे जनता के बीच में एक ओपिनियन बनाते हैं। अब एक मुद्दा उठाया गया अमूल वर्सेस नंदिनी का। ये दूध के बड़े ब्रांड है। अमूल गुजरात का है और पूरे देश में वैसे काम करता है। अमूल सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन नंदिनी स्थानीय ब्रांड है और कर्नाटक के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी अपनी लोकप्रियता है। कर्नाटक में हिंदी विवाद भी एक बड़ा विवाद रहा है। ये थोड़ा शांत होने लगा तब अमूल ब्रांड के राज्य में आने को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनवरी में यहां पहुंचकर कुछ कहा था, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब अमूल और नंदिनी दोनों को एक साथ में कार्य करना चाहिए। उनका यह कहना था कि अमूल और नंदिनी दोनों ही ब्रांड राज्य में साथ मिलकर काम करेंगे। इससे हर गांव में प्राथमिक डेयरी स्थापित करने में मदद मिलेगी। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। यहां के लोगों के मन में भी एक डर सताने लगा कि नंदिनी ब्रांड को शायद अब खत्म कर दिया जाएगा। नंदिनी ब्रांड को लेकर पूरे कर्नाटक की जान बसती है इसमें। यहां के लोग नंदिनी के ही दूध उत्पाद खाना और पीना पसंद करते हैं, यानी एक इमोशनल जुड़ाव भी इस ब्रांड के साथ में है। ये मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ा मुद्दा, कि अमूल जो गुजरात का ब्रांड है वो यहाँ पर आएगा तो व्यवसाय पर बड़ा असर होगा। यहाँ का जीएसटी वहाँ चला जाएगा, गुजरात में उद्योग चले जाएंगे, गुजरात को फायदा मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे नैरेटिव बनाए गए। ये राजनीतिक नैरेटिव होते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि चुनाव के दौरान ये हर पार्टी करती है, तो अब देखना होगा इसका कितना असर पड़ता है। लेकिन ये ओपिनियन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। मैंने जिक्र किया था आपसी फूट का शुरुआत में, जगदीश शेट्टार, इनका नाम अलग से इसलिए लिया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव से एन पहले कर्नाटक में कांग्रेस का यह दांव बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता येदुरप्पा और ईश्वरप्पा इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने वाले शेट्टार ने पार्टी छोड़ दी, जिससे बीजेपी को खासकर हुबली धारवाड़ इलाके में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि हुबली धारवाड़ सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है, लेकिन ये शेट्टार की वजह से था। ये बात भी सही है। इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे शेट्टार के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, ये बीजेपी का कहना है। जगदीश शेट्टार दक्षिण मुंबई कर्नाटक के इलाके से आते हैं। ये बीजेपी का सबसे मजबूत दुर्ग है। यहाँ कांग्रेस काफी कमजोर थी। यहाँ लिंगायत समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या है। येदुरप्पा के बाद बीजेपी में जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते थे। लिंगायत समुदाय पहले ही नाराज माना जा रहा है। ऐसे में शेट्टार का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना उसे नुकसान
नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि शेट्टार उत्तर कर्नाटक से एक प्रमुख लिंगायत होने के नाते समुदाय के कुछ वोटों को पार्टी के लिए स्थानांतरित करने में सफल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं लगा। कर्नाटक की सियासत में इतनी लंबी पारी में भ्रष्टाचार के आरोपों से बचे रहना अपने आप में बड़ी बात है, जबकि मुंबई सरकार भ्रष्टाचार, घोटालों और 40% कमीशन वाले आरोपों का सामना कर रही है। इन्हीं आरोपों के चलते बीजेपी के कई नेताओं को पद तक छोड़ना पड़ गया। ऐसे में शेट्टार की जो छवि है, और ये बेदाग छवि मानी जाती है, कांग्रेस को क्या फायदा पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी बड़ा सवाल है। इससे एक बड़ी ओपिनियन बनती है उनकी इमेज से। अब एक और मुद्दा देखिए, आरक्षण विवाद। कैसे कर्नाटक की सियासत गर्मा गई इस पर। देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विवाद कभी खत्म नहीं होता, और चुनाव के समय तो जमकर बात होती है। चुनाव हो तो ये सबसे हॉट टॉपिक होता है। कर्नाटक में एक बार फिर छिड़ गया है टॉपिक। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया गया। दलित आरक्षण को उपवर्ग में बांटने का फैसला किया गया। राज्य में मुस्लिमों को पहले जहां 4% आरक्षण था, उसे खत्म करके 10% EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के तहत रखने का फैसला किया गया। इसके बाद से राज्य में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखे गए। अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार के फैसले के विरोध में भी एक संत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के निर्वाचन क्षेत्र शिग्गांव में खुदकुशी करने की कोशिश करते दिखाई दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा कितना सुर्खियों में छाया रहा है, कितना बड़ा मुद्दा है। इसको मुस्लिम और हिंदू वोटों के पोलराइजेशन से भी जोड़कर देखा गया। बीजेपी का एक सियासी दांव भी माना गया, क्योंकि इतना बड़ा फैसला जो है वो ऐन चुनाव से पहले लिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से लिया हुआ फैसला, बहुत सोच समझ कर लिया गया है। बीजेपी का अपना आकलन होगा, उन्हें लग रहा होगा कि ये मुद्दा काम करेगा। लिंगायत और वोकालिंगा में 2-2% जो आरक्षण बांटा गया, उससे भी ये देखना होगा कि कितना इन समुदायों पर उसका असर, ये भी ओपिनियन बनाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ओपिनियन कैसे किन किन मुद्दों पर बनती, किस तरह के नैरेटिव चुनाव के एन पहले रखे जाते हैं, और कर्नाटक में ऐसे 10 कौन से बड़े मुद्दे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस रिपोर्ट में। एक और अहम मुद्दा है कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद का। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा सीमा विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहता है। आज का नहीं है तो, लेकिन हाल के दिनों में काफ़ी गरमाया था। सीमाओं पर प्रदर्शन के साथ साथ पथराव होने की खबरें सामने आई। दोनों राज्यों के बीच चल रहा ये विवाद कर्नाटक के बेलगावी यानी बेलगाम, उत्तर कन्नड़ा, बीदर और गुलबर्गा जिलों के 814 गांवों से जुड़ा हुआ है। साल 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों की सीमा का निर्धारण हुआ था। इन गांवों में मराठी भाषा बोलने वाले परिवार भी रहते हैं, लेकिन उस समय ये मैसूर का हिस्सा बन गए, जो कि अब कर्नाटक कहलाता है। अब विवाद यह है कि महाराष्ट्र राज्य इन गांवों को लेकर अपना दावा करता है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा खड़ा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी समर्थन की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और बसवराज बोम्मई तो है ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री। बीजेपी दोनों जगह सरकार है, फिर भी विवाद नहीं सुलझ रहा है। इसको एक नैरेटिव के तौर पर विपक्ष की तरफ से रखा जा रहा है। एक जो बड़ा मुद्दा था जो कर्नाटक स्पेसिफिक है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने इसको बड़े लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया है। खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये कैंपेन बहुत देखने को मिला। पे सीएम या 40% कमीशन, ये दो टर्म जो है बड़ी यूज हो रही है कर्नाटक में। अब ये कितना ओपिनियन बना पाती हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, वो कितना काम करता है ज़मीन पर, ये नैरेटिव कांग्रेस कैसे बैठा पाती है, ये कुछ बड़े सवाल हैं। ये तो चुनावी नतीजों से पता लगेगा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त चल रहा है ज़मीन पर। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने के लिए पूरे प्रदेश में पे सीएम से लेकर पे एमएलए तक के अभियान चला रखे हैं। बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल ने पिछले साल एक होटल में फांसी लगा ली थी। सुसाइड नोट में उसने शिवमोगा के बीजेपी विधायक और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर आरोप लगाया था कि वो सरकारी ठेके में 40% कमीशन की मांग कर रहे थे। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से इसकी शिकायत कर डाली। सरकार जब घिरने लगी तो ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एसोसिएशन ने जुलाई 2021 में भी इन्हीं आरोपों को लेकर पीएम को पत्र लिखा था। जनवरी 2022 में एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि बीजेपी सरकार के कई मंत्री और विधायक रिश्वत मांगते हैं। पिछले महीने राहुल गांधी ने युवा ध्वनि रैली में कहा था कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल, सीएम बोम्मई और विधायक रमेश जारकिहोली पर चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए रिश्वत की पेशकश की पुलिस से शिकायत भी की है। दरअसल राज्य के पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली ने एक रैली में कह दिया था कि चुनाव में बीजेपी हर वोट पर 6,000 रुपए देगी। जारकिहोली को ही सेक्स स्कैंडल में लिप्त होने के आरोपों के कारण इस्तीफा भी देना पड़ा था। मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी की तरफ से सिंचाई मंत्री गोविंद करजोल को कहना पड़ा कि बीजेपी में इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का जवाब बीजेपी अपने तरीके से दे रही है। वो कांग्रेस सरकार में वो भ्रष्टाचार की लिस्ट दिखा रही है।
फरवरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा था, कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था, पहले उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब देने दीजिए। कांग्रेस और करप्शन, भ्रष्टाचार यानी दोनों की शुरुआत सी से होती है, इसीलिए ये दोनों समान हैं। कांग्रेस के खिलाफ 60 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों की लोकायुक्त जांच कर रहे हैं, ये बोम्मई ने कहा था। अब कांग्रेस जो है वो बोम्मई के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगा रही। अच्छा, अब एक और मुद्दा है, खुद बसवराज बोम्मई का चेहरा। आप देख रहे हैं इस इलेक्शन में जगदीश शेट्टार, येदुरप्पा, ये सब चेहरों की चर्चा हो रही है। इधर पीएम मोदी और राहुल गांधी लगे हुए हैं। बसवराज बोम्मई कहाँ है? बोम्मई का चेहरा कहाँ है? वो तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है चुनाव। बीजेपी ने बोम्मई को मुख्यमंत्री एक प्रयोग की तरह बनाया था, लेकिन ये प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ नहीं हुआ एक बड़ा सवाल है। बहुत से लोग मानते नहीं हुआ। बोम्मई ने सरकार तो ठीक से चलाई, लेकिन वो कर्नाटक के लोगों में अपनी वो पहचान नहीं बना पाए जो पार्टी चाहती थी। बोम्मई का वोट सपोर्ट भी लिंगायत समुदाय से ही आता है। हालांकि 2 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो इस मामले में येदुरप्पा को पछाड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए बीजेपी के लिए अब भी सबसे बड़ा चेहरा या बोम्मई से बड़ा चेहरा येदुरप्पा ही बने। यही वजह है कि येदुरप्पा को इन चुनाव के पहले साथ में लेकर आया। 80 वर्षीय हैं, रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे थे, उनका चेहरा एकदम से महत्वपूर्ण हो गया। उनके बेटे को टिकट दिया गया। येदुरप्पा हर जगह बीजेपी की तरफ से नाम सुनाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चेहरे को लेकर एक बड़ी समस्या है कि आपका मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव का स्टार चेहरा नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ अपने आप में इतना बड़ा चेहरा है कि वो बीजेपी के चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत है, बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ। ऐसा कई जगह पर होता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस की तरफ से देखें तो अशोक गहलोत ने इतनी ताकत बना रखी है कि शीर्ष नेतृत्व चाहकर भी उनको नहीं हटा। ये मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी ताकत बना रखी है। लेकिन बसवराज बोम्मई इस मामले में इनके कंपटीशन में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। वोकालिंगा और लिंगायत, ये एक और फैक्टर, इसको समझ लिए, बड़ा सुना होगा आपने कर्नाटक में। वोकालिंगा, लिंगायत समुदाय हैं, ये भी जानते होंगे आप। दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय का काफी दबदबा है। कुल वोट का 13% लिंगायत का वोट है, जबकि करीब 10% वोट वोकालिंगा का। इन दोनों समुदायों के आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। ये लोग करीब 20% आरक्षण की मांग करते आए हैं। ऐसे में बोम्मई सरकार के फैसले के बावजूद वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के लोग असंतुष्ट हैं। ये जो मुस्लिमों का आरक्षण थोड़ा थोड़ा इनको बांटा गया है, उनका ये कहना है कि हमने 20% आरक्षण की मांग की थी, आपने 2% आरक्षण दिया है। इसके बाद उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए, हुबली में पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। इसलिए उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए आरक्षण दिया गया है। और इससे ध्रुवीकरण क्या बढ़ेगा, और जगदीश शेट्टार का जाना, ये लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं वो भी, और अभी तक ये वैक्यूम था कांग्रेस में। तो ये काफ़ी चर्चा हो रही है कि लिंगायत वोकालिंगा किसके साथ जाते हैं, उनकी सोच क्या है। वो ऐसा माना जाता है कि एक साथ वोट करेंगे और वो जिस पार्टी के साथ में जाएंगे निश्चित तौर पर उसको काफ़ी बड़ा फायदा होगा। अब आइए थोड़ा और बड़े ध्रुवीकरण की तरफ। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, तो ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है चुनाव में। अब कर्नाटक में कितना काम करेगा, उत्तर प्रदेश की तरह क्या कर्नाटक के चुनाव होंगे, ये एक अलग सवाल है। देखिए, पॉलिटिकल एनालिसिस है, इसमें सारे पहलू सामने आते हैं। तो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी समझना जरूरी है, और जो ओपिनियन बन रही है कर्नाटक के लोगों की, उनमें ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरे कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। जनता की राय इन्हीं के इर्द गिर्द बन रही। अब यदि इनको ठीक से उठा पाए बीजेपी के खिलाफ तो कांग्रेस का फायदा, और इनको काउंटर कर पाई या बीजेपी अपने पक्ष में भुना पाई तो बीजेपी का फायदा, जैसे मुस्लिम आरक्षण है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव ठीक पहले बीजेपी सरकार ने जो राज्य में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया, सीएम बसवराज बोम्मई के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराजगी भी जताई। बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण कम करके लिंगायत और वोकालिंगा समाज के बीच बांट दिया। बीजेपी के इस फैसले के बाद से राज्य में विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, सरकार को करना पड़ रहा है। कई रणनीतिकारों का मानना है कि इस फैसले से बीजेपी को राज्य में काफी नुकसान हो सकता है। वहीं पहले से बीजेपी के कई मौजूदा विधायक टिकट कटने से नाराज हैं और वो कांग्रेस या जेडीएस में शामिल होने जा रहे हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार विश्वास शेट्टी की माने तो विपक्षियों को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भुनाने का अवसर मिलेगा। ये भाजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें, लिंगायत और वोकालिंगा जो दोनों आरक्षण में वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे थे, भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा में से बमुश्किल 1 हफ्ते पहले दोनों जातियों के 2% आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया, जबकि मुसलमानों का 4% आरक्षण समाप्त कर दिया। और पिछड़ा वर्ग श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए कोटा 1994 से लागू है। भाजपा सरकार ने समुदाय को EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया, जिसमें कुल 10% आरक्षण है। उस श्रेणी के तहत मुसलमानों को आरक्षण के लिए ब्राह्मणों और जैनियों समेत कई समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, यानी उनका नुकसान हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो 10वां बिंदु है, वो है बीजेपी के लिए चुनौती के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का ग्राउंड वर्क।
ये मैं अंत में रख रहा हूं क्योंकि ये एक पार्टी की बात को करता है। अगर हम देखें कि कौन सी पार्टी किस स्तर पर दिखाई दे रही है, जैसे कि अशोक वानखेड़े एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी अपनी एनालिसिस है, प्रेम कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन लोगों ने तो, जैसे प्रेम कुमार कहते हैं 50 सीटें मिलेंगी इस बार बीजेपी को कर्नाटक में, तो अशोक वानखेड़े कहते हैं कि 50 से 70 सीटें मिलेंगी। इनका आकलन इस स्तर पर क्यों आ रहा है, बीजेपी का इतना कमजोर प्रदर्शन क्यों बता रहे हैं? उसमें एक वजह बताई जाती है कांग्रेस का ग्राउंड वर्क। कर्नाटक की राजनीति में शेट्टार के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में शामिल किया। कर्नाटक में उन्हें बीएस येदियुरप्पा के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिंगायत नेता माना जाता है। कर्नाटक में 17% लिंगायत मतदाता हैं जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बिगाड़ने का दमखम रखते हैं। वहीं खुद शेट्टार कित्तूर कर्नाटक की कम से कम 25 सीटों पर तगड़ा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में शेट्टार के कांग्रेस में जाने का बीजेपी पर असर होना भी तय माना जा रहा है। साथ ही साथ में डी शिव कुमार हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी कर्नाटक में कार्यकर्ताओं के बीच निकले हैं, अभी कर्नाटक में जो वो रैलियां कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ग्राउंड वर्क को बताता है। हालांकि वोटों में ये भीड़ तब्दील होती नहीं होती, ये तो आने वाला समय बताएगा। 10 तारीख को वोट पड़ने हैं, 13 तारीख को ये पता लग जाएगा कि ये 10 मुद्दे जनता की क्या ओपिनियन बनाते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से